नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का 2 फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। दूसरे चरण के चुनाव में अधिक संख्या में बहुत महत्वपूर्ण जगह पर चुनाव हो चुके हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जहां अभी तक ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग की एक परंपरा रही है कि जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी शाम पूरे देश में जहां भी चुनाव होता है वोटिंग परसेंटेज की घोषणा हो जाती है और कई भागों में उसको बांट करके कितने प्रतिशत पुरुष आए, कितने प्रतिशत महिलाएं आए और धार्मिक कि कितने प्रतिशत मुस्लिमों ने लगभग वोट किया, कितने प्रतिशत अन्य समुदाय के लोगों ने वोट किया। इतने फेयर तरीके से भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराता रहा है और जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के एज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उम्मीद की जा रही थी कि भारत का चुनाव पूरी दुनिया में एक उदाहरण बनेगा। अफसोस की बात है कि हाल में ही कुछ दिन पहले 3-4 रोज़ पहले पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई कि भारत निर्वाचन आयोग फिर से 10-12 दिन बाद वोट प्रतिशत की घोषणा कर रहा है। उसके बाद विरोधियों में जो भाजपा के विरोधी दल हैं, जो मोदी सरकार के आलोचक हैं, जो विपक्षी दल हैं और लोकतंत्र में जिनकी आस्था है, उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार पर चुनावी हस्तक्षेप का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग पर भी उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि 10-12 दिन बाद फिर से वोट प्रतिशत बताया जा रहा है। बहरहाल जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं आलोचना के परे जाकर। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अतुल मीना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने बहुत लंबे अरसे से दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति को और देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। ये चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी, उसके साथ भी काम कर चुके हैं। राजस्थान से आते हैं, कांग्रेस को बहुत करीब से इन्होंने देखा है, अपने सामने अशोक गहलोत की सरकार को बनते देखा है, गिरते देखा है, संघर्ष करते देखा है। जितने भी आरोप अशोक गहलोत पे लगाया जा रहा है, जो सचिन पायलट के खिलाफ जो एक षड्यंत्र का शिगुफा छोड़ा जाता रहा है, जो कांग्रेस का दावा है जनता के लिए सेवा करने का, उस पर पैनी नज़र इनकी रहती है। आज हम इनसे बात करेंगे कि राजस्थान में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उस चुनाव के परिणाम को कैसे देखते हैं। अतुल जी, मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धर्मराज जी, अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। पहला सवाल ये है आपसे कि पूरे देश में मोदी लहर है ऐसा भाजपा समर्थकों का कहना है, आपको क्या लगता है? मेरा ये मानना है कि इस बार मैं लगभग 10 लोकसभा सीटों पर घूम कर रहा हूँ, तो मुझे मोदी लहर जैसी कोई चीज़ नहीं दिखी। इस बार जो है लहर से ज़्यादा मुद्दे इम्पोर्टेंट थे। हालांकि ये बात अलग है कि कौन उन मुद्दों को लेकर के ज़्यादा मुखर था या उन मुद्दों को लेकर के कौन पार्टी अपने मुद्दे पर ज़्यादा वोटिंग करवा पाई। मोदी जी का नारा है कि 400 सीटें लाना है। क्या लगता है आपको, 400 सीटें ले आएंगे? जैसा मैं राजस्थान में घूम के आया हूँ और जैसा लोगों से बातचीत हुई है, उससे तो लग नहीं रहा है कि जो है इनकी 400 सीटें आएंगी। इवन मुझे जो लग रहा है कि वो बीजेपी प्लस, मतलब मैं राजस्थान की बात कर सकता हूँ, तो राजस्थान में इनको पिछले जो 2 इलेक्शन थे 14 और 19 के लोकसभा इलेक्शंस, उनमें बीजेपी 25 आउट ऑफ 25 सीटें लेकर के आई है। लेकिन ऐसा इस बार होता नहीं दिख रहा और काफ़ी बड़ा जो है डेंट लगने वाला है बीजेपी को राजस्थान में। लोगों का अनुमान है कि अशोक गहलोत जैसे मंझे हुए नेता का विधानसभा में नेता बने रहना, मतलब कि राज्य की राजनीति करना ज़्यादा फायदेमंद है, बशर्ते कि उनको थोड़ा फ्री छोड़ दिया जाए और उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने दिया जाए। आपको लगता है अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, अशोक गहलोत भाजपा को नुकसान पहुंचा पाएंगे? इसमें दो
पहली बात तो ये है कि जो इस बार जो इलेक्शन कांग्रेस लड़ रही है लोकसभा इलेक्शन, अगर ऐसा ही इलेक्शन विधानसभा में लड़ती तो निश्चित रूप से कांग्रेस वहाँ सरकार बनाती। जिस तरीके से जितने भी सीनियर लीडर्स हैं काफ़ी अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो डोटासरा जी हों प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो सचिन पायलट जी हों, एक बड़े लीडर हैं राजस्थान के, वो पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, और चाहे गहलोत साहब हो। इस बार वो लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और गहलोत साहब का निश्चित रूप से, गहलोत साहब के पास एक सांगठनिक अनुभव है, उनको हर सीट का अनुभव है, 3 बार के सीएम है, तो उनको पता है कि कैसे जो है वोटिंग करवानी है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, ठीक है, किस लेवल पे मैनेज करनी है, वो सारी चीज़ें उन्हें पता। तो निश्चित रूप से जो है गहलोत साहब का फ़ायदा पार्टी को मिल रहा है। भाजपा के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, यही नाम है उनका? जी जी, भजन लाल शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं जी। ब्राह्मण पहले भी राजस्थान में मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार। हाँ। आपको लगता है कि भजन लाल शर्मा के सामने कांग्रेस की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी? राजस्थान में जो लोगों से बातचीत हुई है, जनता से भी बातचीत हुई है, आम नागरिकों से भी बातचीत हुई है, उसमें जब बात करते हैं लोगों से तो भजन लाल शर्मा का जो है कोई फ़ायदा वहाँ बीजेपी को नहीं मिल रहा है। बस इतना फ़ायदा मिल रहा है कि हो सकता है कि ब्राह्मणों की एक लंबे समय से डिमांड थी कि हमारा सीएम बनाया जाए राजस्थान में, और उसके अनुरूप शायद उनको बनाया भी गया, और शायद उनकी जो जाति है वो उनके पीछे लामबंद होकर वोट करे, और इससे ज़्यादा उनका कोई इम्पैक्ट वहाँ पे है नहीं राजस्थान में। भाजपा के नेतृत्व में एक नेता है, बहुत बड़े नेता हैं। पिछली बार मैंने आपका ही इंटरव्यू किया था, जी। और आपने 2 कुछ इंटरव्यू में कई सारी बातें कही थी। किरोड़ी लाल मीणा इतने मंझे हुए भाजपा के नेता हैं, पूरे चुनाव में राजस्थान में बड़े स्तर पर बहुत प्रचार करते इस बार नहीं दिखे, या कहेंगे कि उनके भाषण को, उनके नारों को, उनकी चुनावी तैयारी को प्रचारित प्रसारित नहीं किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि यह भजन लाल जी को डर होगा कि कहीं किरोड़ी लाल मीणा का हक मार के जो उनको सीएम की कुर्सी दी गई थी, जी। कहीं वो पॉपुलर न हो जाए। ऐसा था क्या, आपको लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, और डॉक्टर साहब के बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि इस इलेक्शन में खासकर पूर्वी राजस्थान में जो इलेक्शन की कमान संभाल रहे थे, सीधा मोदी जी से जो कनेक्ट थे वो डॉक्टर साहब ही थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी सीधे कनेक्ट थे, और उस हिसाब से उनको एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया कि वो जो है खासकर जहाँ उनका प्रभाव क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान के 8-10 जिले हैं, 8-10 लोकसभा उनका प्रभाव क्षेत्र में आती है, वहाँ उन्होंने हेलीकॉप्टर से प्रचार किया। इवन जो ओम बिरला जी जो हैं और लोकसभा स्पीकर है, वहाँ उन्होंने 2-3 सभाएँ की उनके लिए। तो वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है जो तबका, जिस तबके में उनका प्रभाव है, वो तबका उनको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और इस वजह से आप अगर देख रहे हैं तो इवन नेशनल मीडिया तक में उनके जो है ना बहुत सारे वीडियो वायरल्स हुए हैं कि जो है लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इस तरीके के वीडियो काफ़ी वायरल हुए हैं। हाँ। ठीक है, तो डॉक्टर साहब का जो एक भाई लोगों में कि ये संदेश है कि भाई जो है मेहनत पिछली बार डॉक्टर साहब ने की थी बीजेपी के लिए, और जब नंबर आया तो उनको जो है कोने में लगा दिया गया। ठीक है, एक तो ये मैसेज है। दूसरा, एक लार्जर जो इनका प्रभाव क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, उसके वोटर्स को लग रहा है कि जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है देश को बड़ा डैमेज कर रही है, और इसलिए वो वोटर जो है डॉक्टर साहब की जो अपील है उसको बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा जी के प्रभाव को भी प्रभाव भी नहीं जा पा रहा है जनता के ऊपर। उनको लग रहा है कि भाजपा देश के खिलाफ है, या देश के विकास में बहुत योगदान नहीं दे पा रही है, ये मैसेज जा रहा है। बिल्कुल। जो उनका एक जैसे पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में जो है ST/SC बहुल काफ़ी, मतलब ST/SC का वोट पूर्वी राजस्थान में 40 से 45% वोट हो जाता है ST/SC का मिला के। तो वहाँ पे उनका एक ज़बरदस्त पकड़ है डॉक्टर साहब की, मतलब लोग उनको जो है सुनते हैं, मानते हैं, उनके हिसाब से वोट भी करते हैं। लेकिन इस बार जो है बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो है जिस तरीके से बीजेपी के कई लोगों के बयान आए कि भाई जो है इस बार हम 400 पार, हमको जो 400 सीट दीजिए, हम जो है संविधान बदलेंगे, है ना, और या संविधान में संशोधन करेंगे। तो एक शुरू से एक बीजेपी का जो एक नेचुरल स्टैंड रहा है संविधान के बारे में, एक जो ऐतिहासिक स्टैंड रहा है, उससे आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, तो उससे भी लोगों के दिल में हमेशा एक संशय रहती है। और इस बार जिस तरीके से बयान आए और जिस तरीके से संस्थाओं का डिक्लाइन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, तो उससे लोगों में एक अंदर जो है एक संशय है, एक भय है।
तो इसलिए भी जो है लोग डॉक्टर साहब का जो डॉक्टर साहब के लिए जो जो वोट की अपील कर रहे हैं उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं ब्राह्मण जी। भाजपा के, दो उप मुख्यमंत्री हैं, महिला भी हैं, राजपूत भी हैं, और एक है दलित बैरवा जी। जी जी। तो यह ब्राह्मण, दलित और राजपूत, ये तीन तिकड़ी मजबूत तिकड़ी मानी जाती है राजनीति में, क्योंकि दलित समाज अपने अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक रहता है। जी जी। राजपूत तो सत्ता में, उनको सत्ता की आदत है, तो सत्ता क्यों जाने देना चाहेंगे। और ब्राह्मणों के बारे में ऐतिहासिक रूप से मशहूर है कि वे तो सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते हैं। ऐसी मजबूत तिकड़ी के बीच में आपको लगता है कि जहां जाट, गुर्जर भी बहुत भारी संख्या में संघ समर्थक हैं, भाजपा समर्थक हैं, और ये तीन तिकड़ी ब्राह्मण, राजपूत और अभी जो दलित की एंट्री हुई है सत्ता में भागीदारी के कारण, इससे पार जाकर कांग्रेस कुछ असर दिखा पाएगी, भाजपा को हरा पाएगी? इस बार जो राजस्थान में एक अलग तरह की गोलबंदी हुई है। वहाँ किसान, मजदूर, संविधान रक्षक, लिबरल, सेकुलर, माइनॉरिटी, ये एकजुट होकर वोट कर रही है, ताकि जो है जो अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो एक लोगों को लगता है कि संविधान विरोधी है, देश को एक बड़ा नुकसान जो है, अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में वो लोग देख रहे हैं इस चुनाव को, कि अगर इस चुनाव में जो है हम जो अभी बीजेपी की सरकार है इसको नहीं हटा पाए तो देश के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। और उससे जो है जो इस तरह के वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, और जो संविधान को मानने वाला वर्ग है, उसको लगता है कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता से नहीं हटी तो उनके जो अधिकार हैं उनका हनन बड़े पैमाने पर होगा। किसान, आपने शब्द का, भारत जाति प्रधान देश है, यहाँ पे तो कोई जाति से परे कोई होता नहीं है, किसान की भी जाति होती है। किसान वहाँ जाट है, गुर्जर होंगे, दलित होते हैं, मजदूर होते हैं, तो किसान तो एक कैटेगरी है नहीं। तो किसान विरोध कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? किसान मतलब किस जाति के किसान? वहाँ भी तो लड़ाइयाँ हैं। इसमें आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भारत एक जाति प्रधान देश है और किसान एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म है और इसमें जो है बहुत सारी किसान जातियाँ आती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो जैसे जाट बड़े, मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो है जाति है, तो उनका जो एक डिस्कोर्स है वो किसान के इर्द गिर्द घूमता है। तो उनके लिए अभी जो 700 किसानों की जो दिल्ली में मृत्यु हुई, 3 काले कानून जो आए, इसके अलावा जो महिला पहलवान है उनके साथ जो गलत हुआ, उनके बीच एक अहम मुद्दा है और इसी के ऊपर जो है गोलबंदी देखी गई है और काफ़ी बड़े पैमाने पर इस चीज़ को लेकर वोटिंग भी हुई है। जहाँ तक मैं जो दूसरी जो एक और बड़ी किसान जाति राजस्थान की बात करूँ, गुर्जर समाज, तो गुर्जर समाज का ये पैटर्न रहता है वोटिंग का कि वो आइडियोलॉजिकल कम और अपने वर्गीय हित के हिसाब से वो वोट करते हैं। तो उन्होंने भी इस बार जो है सचिन पायलट जी के कहने पे कांग्रेस को अच्छी खासी संख्या में वोट किया है। 60 से 70% जो है उन्होंने वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में की है। और फिर इसमें जैसे राजपूत भी हैं। तो राजपूतों का जैसे राजस्थान में जब से जनसंघ के टाइम से 1950-52 के इलेक्शन से जो है राजपूत समाज बीजेपी को वोटिंग करता आ रहा है, जनसंघ को वोटिंग करता आ रहा है। उसके बाद फिर बीजेपी बनी, बीच में जो है स्वतंत्र पार्टी बनी, उसको भी उन्होंने वोट किया, मतलब, लेकिन वो हमेशा एंटी कांग्रेस वोट करता आ रहा है 1952 से ही। तो इस बार भी जो है उनका वोटिंग का पैटर्न वही रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें बीच में घटनाएं हुई, जैसे कि केंद्रीय मंत्री थे गुजरात के, उन्होंने एक बयान दिया और उसके खिलाफ जो है गोलबंदी करने की कोशिशें हुई, लेकिन वो जो है उसमें मुझे जो है सफल होते हुए नहीं दिखे। जो उनके नेता थे उस चीज़ में सफल होते नहीं दिखे। उनका ज़्यादातर वोट जो है बीजेपी सरकार की नीतियों के लिए गया है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर जो है मैं इलेक्शन में देख रहा था कि एक राजपूत जो है, राजपूत 2 तरह की लीडरशिप है राजस्थान में या पूरे देश में हम कहें तो। एक लीडरशिप आ रही है जो राजघराने की लीडरशिप है ना। तो इस बार जो राजपूत, एक राजस्थान में एक राजपूत युवा जो है रविंदर सिंह भाटी जो है बड़े लेवल पे उभर कर आया, वो निर्दलीय विधायक बना है, इस बार निर्दलीय सांसद भी वो चुनाव लड़ा है। ठीक, तो एक राजपूत युवाओं में एक डिस्कोर्स उभर करके आ रहा है
कि भाई जो है हम जो है अपने समाज के प्रतिनिधि के रूप में जो है राजा महाराजाओं क्या को बैठा। रविंदर सिंह भाटी राजपूत हैं, वो भी राजघराने से हैं? नहीं, वो राजघराने से नहीं है, वो एक टीचर के एक पीटीआई जो स्पोर्ट्स शिक्षक होते हैं उनके बेटे हैं। ओके। हाँ, तो उन एक राम राजपूत में ये है कि जो हम राजघराने के लोगों को बैठा देते हैं हमारे नेता के नाम पे, तो ये हमारे मुद्दे जो है उठा नहीं पाते हैं और उसका नुकसान जो है एक आम राजपूत को हो रहा है। एक बड़ा मुद्दा जो राजस्थान में अभी जैसे जोधपुर की सीट पर एक राजपूत लड़ रहे हैं कांग्रेस से, तो वो एक EWS का जो रिजर्वेशन है उसके सरलीकरण की मांग को लेकर के काफ़ी बड़ा आंदोलन वो करते रहे। इसमें जो है कई सारे ऐसे क्लॉज हैं जिसका सीधा सीधा नुकसान राजपूत समाज को होता है, जैसे कि ज़मीन का क्लॉज है। तो राजपूत जो एक किसान जाति है तो उनके पास ज़मीन है, तो उनको EWS का रिजर्वेशन जो है इस तरीके से नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से और जातियों को मिल रहा है। तो ये भी एक आम राजपूत के बीच ये भी एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि जो है इसको कितना जो है विपक्षी केस कर पाए ये अलग बात है। दलित वोट के मामले में है कि राजस्थान में दलितों की संख्या जितनी है, दलित समाज कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद बसपा से भी रहती है। राजस्थान में बसपा सक्रिय रही है और बसपा सीटें भी जीतते रही हैं। अशोक गहलोत पे आरोप भी लगे थे कि बसपा को खत्म करने के लिए उन्होंने बसपा के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो क्या इस बार वो दलित राजस्थान में जब सत्ता में है, उप मुख्यमंत्री है उनका एक नेता, तो दलित क्या इतना आसानी से कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे? देखो, ऐतिहासिक रूप से दलित समाज हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है राजस्थान में। जब से 1952 के इलेक्शन से जो है दलित समाज का जो वोटिंग पैटर्न है वो यही शो करता है कि उन्होंने कांग्रेस को ज़्यादा उनका समर्थन रहता है। और इस बार जो एक बड़ा मुद्दा था संविधान का मुद्दा, संविधान जिस तरीके से संविधान के ऊपर एक आसन खतरा है, उसको देखते हुए दलित समाज ने जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है अच्छी वोटिंग की है, जो मेरे पास सूचना है और जो मैंने लोगों से बात की है। एक नेता है, जाट नेता है, बहुत खबरों में रहते हैं। इतना तो राजस्थान के मुख्यमंत्री खबरों में नहीं रहते हैं। मुझे लगता है आप समझ गए हैं। हनुमान बेनीवाल की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट को भाजपा ने उतारा है। ज्योति मिर्धा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको हराया नहीं जा सकता इस बार, क्योंकि उन्होंने नागौर में, जोधपुर के नागौर में एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने एक चिड़िया की कहानी बताई। और उस चिड़िया की कहानी में उन्होंने कहा कि मैं इस लोकसभा क्षेत्र के लिए पिंजड़े में कैद एक चिड़िया की तरह हूँ। और ज्योति मिर्धा ने जनता को कहा, पिंजड़े का मालिक, कि अगर आप चाहेंगे तो ये चिड़िया, उन्होंने मारवाड़ी में भाषण दे रही थी वो, कि अगर आप चाहेंगे, मतलब जनता चाहेगी तो ये चिड़िया उड़ जाएगी अपनी बुलंदी की तरफ, और अगर आप चाहेंगे तो ये चिड़िया, अगर आप नहीं चाहेंगे तो ये चिड़िया पिंजरे में ही दम तोड़ देगी। ये आपका चुनाव है, आपको तय करना है। इस भाषण के बाद से पूरे नागौर लोकसभा क्षेत्र में ज्योति मिर्धा की बात होने लगी। और हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसको कहा गया डिस्टेस्टफुल है, नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कुछ प्रसंग होगा। आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल, उनकी पार्टी कांग्रेस अलायंस में लड़ रही है, कुछ असर दिखा पाएगी? वो खुद चुनाव जीत पाएंगे? देखो, जहाँ तक चुनाव की बात है तो जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो अभी कोई, मतलब वहाँ कांटे की टक्कर है, कोई कह नहीं पा रहा है कि कौन जीतेगा। लेकिन इस इलेक्शन में जो एक हनुमान बेनीवाल जी का एक क्रेज़ हुआ करता था, वो क्रेज़ तो मैंने देखा है कि कम हुआ है। वैसा उनकी जो है पॉपुलैरिटी नहीं रही है ना। और उसमें एक बड़ा रोल उनके जो बयान है उनका भी है। हालांकि वो एक छात्र राजनीति से निकले हुए खाटी नेता हैं, है ना, ज़मीनी, बिल्कुल ज़मीन के हिसाब से बातें करते हैं, तो उस हिसाब से वो बयान भी देते हैं। लेकिन वो जो उनके बयान होते हैं वो जो है एक आम नागरिक को या आम आदमी को जो है कई बार जो है बुरे लगते हैं। और उसका रिजल्ट हमने पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी देखा। उनकी जो पार्टी तीन एमएलए थे उनके, इस बार जो है खुद ही जीत पाए, वो भी जो है बहुत कम मार्जिन से 2000 के वोट से ही वो जीत पाए। और जहाँ तक ज्योति मिर्धा का सवाल है, तो ज्योति मिर्धा एक बड़ी फैमिली से आती है, मारवाड़ की एक बड़ी फैमिली है मिर्धा फैमिली, जो आज़ादी से पहले से किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। और उस क्षेत्र में उन्होंने जो किसानों को अधिकार दिलाए, चाहे वो जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई हो या उनकी एक लेगेसी है।
तो एक लेगेसी रही है उनकी और लोगों में उनका अच्छा प्रभाव है। ठीक। तो हनुमान बेनीवाल एक संघर्ष करने वाले नेता हैं जो हमेशा जो है जनता के बीच रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो ज्योति मिर्धा, उनकी एक फैमिली लेगेसी है ना। और वहाँ उस सीट पे एक बड़ा विचित्र वाकया भी हुआ है कि जो है कि हनुमान बेनीवाल चाहते थे कि मेरा प्रचार करने सचिन पायलट जी आए, लेकिन वो नहीं गए। और सचिन पायलट जी का भी उस सीट पर अच्छा प्रभाव माना जाता है क्योंकि उनके जो कई समर्थक विधायक वहाँ से हैं। तो अब इसमें यही देखा जाएगा कि जो है सहमात का खेल जो है उस सीट पे अच्छा चला है। क्योंकि मैं जब राजस्थान लोकसभा चुनाव को बारीकी से जब देख रहा था तो मैंने देखा कि उसमें एक भाजपा की प्रत्याशी काफ़ी लोकप्रियता उनको मिल रही है, इसीलिए मुझे लग रहा था। और जब मैंने पता किया कि इंडिया अलायंस में उस नेत्री के खिलाफ कौन है मैदान में, चुनावी मैदान में, तो देखा वो तो न्यूज़ में रहने वाले नेता है हनुमान बेनीवाल, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा कांटे की टक्कर हो गई है। ज्योति मिर्धा ने अपने एक भाषण में बयान दिया कि आप भाजपा को 400 सीटें दिलाइए, हम संविधान में बदलाव करेंगे, ऐसा उन्होंने संकेत दिया या भाषण दिया। आपको क्या लगता है कि इस भाषण के बाद भी ज्योति मिर्धा बनी रहेंगी? नहीं, ये जो है उनका भाषण उनको ना सिर्फ पर्सनल लेवल पे नुकसान किया है, बल्कि पूरे राजस्थान और मैं तो कहूँगा पूरे देश के लेवल पे जो है ना इसका भाजपा को नुकसान हुआ है। जिस तरीके से जो संविधान को मानने वाले जिन लोगों को, जिन जो है समाजों को लगता है कि संविधान से हमें अधिकार मिले हैं, वो समाजों की ज़बरदस्त गोलबंदी जो है इस जो ये बयान था ज्योति मिर्धा का, इसके खिलाफ हुई है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से या कांग्रेस की प्रचार रैलियों से इस बयान का जिक्र किया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये आभास था कि जो है इस बयान का हमको फ़ायदा मिलेगा, और वो हुआ भी। जिस तरीके से मैं ग्राउंड पे था तो संविधान को बदले जाने की लोगों के अंदर एक बड़ा भय था, और इसका बड़ा नुकसान ज्योति मिर्धा को उठाना पड़ेगा, इवन भाजपा को पूरे राजस्थान में उठाना पड़ेगा। तो क्या ये संविधान विरोधी के रूप में, मान लिए बहुत सारी सीटें थी, लोकसभा गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारी जो सीटें हैं, यहाँ पर माना जा रहा है कि भाजपा फिसल रही थी पहले से, लेकिन बीच में प्रचार हुए, फिर भाजपा सीन में आ गई। ऐसा क्या हो गया कि फिर से वहाँ पे भाजपा फिसलने लगी, और अब लोगों का अनुमान है कि कम से कम 25 में से 15 सीटें कांग्रेस जीत सकता है? ऐसा संभव है? अब 25 में से 15 सीटें तो मुझे नहीं लगता है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो है अच्छा रिजल्ट रहेगा। जो पहले 25 में से 0 सीटें थी, इस बार जो है कम मैं जो देख रहा हूँ वो कांग्रेस की सीटें 5 से 15 के बीच कहीं भी आ सकती हैं, है ना। 15 भी आ सकती हैं? हाँ, 5 से 15 के बीच कहीं भी आ सकती हैं। कितना सीट आपको लगता है इंडिया अलायंस को पक्का मिल सकता है राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में जो मुझे लग रहा है कम से कम जो पक्का 7 या 8 सीट जो है इंडिया अलायंस की, मतलब 5 से ऊपर रहेगा। 5 से ऊपर रहेगा। ये 2014 और 19 की तरह जीरो नहीं रहेगा। जीरो नहीं रहेगा। ये आपका दावा है? हाँ। बहुत ही दिलचस्प है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में चुनावी प्रचार में कह रहे हैं कि 400 सीटें उनको चाहिए, लेकिन राजस्थान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गुजरात और राजस्थान भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा का पूरा स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा सीटों के मामले में। और ऐसा माना जाता है कि गुजरात तो प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, और राहुल गांधी का दावा है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि पूरे देश के संसाधनों को मोदी जी के मित्रों, मतलब जो सिर्फ गुजराती हैं, उन तक पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस का एक बड़ा विरोध भी है। आपको क्या लगता है, ये जो कांग्रेस का प्रचार है, राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश में घूम घूम के SC ST OBC माइनॉरिटी, जाति जनगणना, आरक्षण का अधिकार, नौकरी का अधिकार, 5 गारंटी, न्याय, ये सब कर रहे हैं, अगर कांग्रेस सीटें लाती हैं, प्रभावशाली संख्या में सीटें लाती हैं, कि अगर वो सीधे सीधे जीत ना पाए तो भाजपा को इतना कमज़ोर कर देंगे कि एक मजबूत विपक्ष रहेगा, जनता की बात होगी। क्या कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस जो जनता की बात करने का दावा कर रहे थे, उसे लागू करा पाएंगे?
देखिए, जहाँ तक आपने राहुल गांधी की बात की, तो निश्चित रूप से जो राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उसका निश्चित रूप से जो है ग्राउंड पर असर देखने को मिल रहा है। फिर जहाँ तक मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करूँ, तो मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है, और मतलब इतना क्रांतिकारी मैनिफेस्टो और इतना जो है एक आम जनता के हित का मैनिफेस्टो मैंने अभी तक इससे पहले नहीं देखा था। काफ़ी अच्छा मैनिफेस्टो है, लेकिन जो मुझे लैक ये था कि जो है कांग्रेस का जो वर्कर है या कांग्रेस की जो लीडरशिप है, उस मैनिफेस्टो को ग्राउंड पर नहीं पहुंचा पा रही थी। तो जनता का इसलिए जो जनता है वो अपने जनता के जो मुद्दे हैं, वो जनता के मुद्दे, जैसे अगर मैं बात करूं तो पूर्वी राजस्थान का जो बड़ा एक मुद्दा था यहाँ, क्योंकि ST/SC बाहुल तबका है, तो उनका बड़ा मुद्दा संविधान का था, एक रिजर्वेशन का बड़ा मुद्दा था। और इसी तरीके से जब हम बात करें इधर शेखावाटी या जो पूरी गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एक किसान बेल्ट है, जो बाड़मेर तक जाता है, बीकानेर बाड़मेर तक, तो वहाँ जो है वहाँ पे जो है एक बीजेपी के सांसद थे, उनका इस बार टिकट कट गया, राहुल कस्बा, तो उनको कांग्रेस ने टिकट दिया। तो उनका भाषण की लाइन जो है वो ये थी कि जो है हमें चाहिए सामंतवाद से आज़ादी। उनका नारा था कि हमें क्या चाहिए, सामंतवाद से आज़ादी। ठीक है, तो उन्होंने जो है जो सामने बीजेपी के लीडर थे, जिन्होंने उनका टिकट कटवाया, राजेंद्र राठौड़ को सामंत शब्द की उपाधि देते हुए अपना पूरा इलेक्शन जो है इसी पिच पर शुरू किया। और फिर इस पिच के समर्थन में और ख़िलाफ़ एक गोलबंदी राजस्थान में, जो खासकर जो है शेखावाटी का बेल्ट है या पश्चिमी राजस्थान जिसको हम बोल सकते हैं, मारवाड़ का, मेवाड़ का जो बेल्ट है, वहाँ पे इस जो है इस नारे को लेकर के एक बड़ी गोलबंदी हुई, जहाँ जो है किसान जाति, खासकर जो जाट और सरदार जो हैं, उन्होंने एक तरफा कांग्रेस को वोटिंग किया है, और जो राजपूत जो जाति है उसने जो है एक तरफा मतलब ज़्यादातर वोट अपने भाजपा में डाले हैं। तो सबसे बड़ी जो कमी यही रही कि अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को ग्राउंड पर लेके जाती और उसको लोगों को ढंग से समझा पाती, तो मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूँ आपको कि कांग्रेस की 15 सीटें, 15 से ऊपर ही सीटें आती, 15 से कम सीटें नहीं आती। हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने घूमा था, तो वहाँ पे जो है एक राम मंदिर का मुद्दा और इस तरीके के जो मुद्दे थे, वो उतना जो है इस बार लोगों के बीच चर्चा का इश्यू नहीं था। राम मंदिर का मुद्दा तो जैसे गायब ही हो गया। हाँ, बिल्कुल। जबरदस्ती चाहने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। और कम से कम उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों में तो बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। क्या कारण हो सकता है? अब जो मुझे भारतीय जनता का जो समझ में आती है, जो मतलब जो नेचर समझ में आता है, तो भारत की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इसको 70 साल हो गए। इसने एक गहरी जड़ जो है लोगों के बीच जमाई है, और लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी या हमारे जो वोट का अधिकार है, वोट के अधिकार का इस्तेमाल जो है हिंदू मुसलमान के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी भलाई के लिए होना चाहिए, या फिर मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। और लोगों का ये कहना है कि जो है मंदिर तो हमारे यहाँ भी बने हुए हैं, ये भी हमारा आस्था का सवाल है। इसी तरीके से राम मंदिर भी एक आस्था का सवाल है, तो हम इसको जो है वोट का सवाल नहीं बनाएंगे, बल्कि जो हमारे पेट का सवाल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। युवा किस तरह उन्होंने किस तरह वोट किया है, युवाओं ने किस तरह वोट किया है? अब युवाओं का जो ज़्यादातर रुझान मुझे लगा, वो जो एक अग्निवीर का एक बड़ा मुद्दा है। राजस्थान से काफ़ी जो है लोग, काफ़ी बच्चे जो है सेना में जाते थे, और अग्निवीर का जो एक अब बहुत सारे लोग जो है इसको जो सेना की भर्ती है, इसको रोज़गार के रूप में भी देखते हैं, बहुत सारे देशभक्ति के रूप में भी जो है इसको देखते हैं। लेकिन गाँवों में जो है जो सेना में भर्ती होना एक सामाजिक स्टेटस को उठाता था। जो भी बच्चा जिसका सिलेक्शन होता था, उसका और उसके परिवार का, उसके माता पिता के सामाजिक स्टेटस को उठाता था। और दूसरा ये होता था कि जो है उस बच्चे की एक अच्छी शादी और एक डिसेंट शादी होती थी। तो ये एक बड़ा जो है सामाजिक रूप से, जब हम ताने बाने को, जब गांव के ताने बाने को देखेंगे, एक जो वो कल्चरल जो स्पेस है जहाँ उनकी जो सामाजिक थॉट है उसको देखेंगे, तो उस हिसाब से लोगों को अग्निवीर से बड़ा धक्का लगा है। ठीक, और उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है अग्निवीर के कारण नुकसान हुआ है, और इसका जो है इम्पैक्ट आपको वोट में दिखाई देगा। और राजस्थान में जैसे शायद आपको पहले भी हमने चर्चा की थी पिछले इंटरव्यू में, एक नई पार्टी और आई है राजस्थान में, भारतीय आदिवासी पार्टी, बाप। और आप मतलब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आप भी अचंभा करोगे। अभी मैं उस पूरे बेल्ट में घूम के आया हूँ। गठबंधन में लड़ रहे हैं या अकेले लड़ रहे हैं? एक सीट ऐसी है जहाँ जो है गठबंधन हुआ है, लेकिन वो गठबंधन जो है कांग्रेस पार्टी का है, बाप का नहीं है।
ओके, हाँ, कांग्रेस ने जो है भारतीय आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया, समर्थन दिया। एक सीट पर है, बाकी सीट पे बाप 5 सीटों पर बाप लड़ रही है ना। और एक सीट पर जो है संभवतः भारतीय आदिवासी पार्टी जीत के आएगी। अभी तक ये जो चांस है, जो रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से भारतीय आदिवासी पार्टी उस सीट पर, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर जीत करके आ रही है। तो वहाँ जो एक सामाजिक आंदोलन है, ये भारतीय आदिवासी पार्टी जिस तरीके बहुजन समाजवादी पार्टी का आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक ज़्यादा पॉलिटिकल कम, उसी तरीके से ये आंदोलन जो है, ये पार्टी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, इसका आंदोलन सामाजिक ज़्यादा है और पॉलिटिकल कम है। तो अभी वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे वहाँ चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, वो जो है आरएसएस में थे बचपन से। तो हुआ क्या है, 2013 में उन्होंने लव मैरिज कर ली, एक ब्राह्मण समाज से आने वाली लड़की की, दोनों की रजामंदी से जो है शादी हो गई। तो वहाँ जो आरएसएस के थे ब्राह्मण या प्रकाश जो राजपूत थे, उन्होंने बोला कि तुमको ये शादी तोड़नी होगी। उसने प्रतिकार किया, प्रतिरोध किया, यार कि आप तो शाखा में बोलते हो कि सारे हिंदू एक हैं। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये मतलब ये तुम क्या कर रहे हो, और हमारी तो कितनी आदिवासी लड़कियों की जो है राजपूत और ब्राह्मण से शादी हो गई, हमने तो कभी इसका विरोध नहीं किया। तो उन्होंने बताया, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बताया कि मैंने उसी दिन से जो है आरएसएस को छोड़ दिया, त्याग दिया उसी दिन से, और मैं जो है फिर इधर भारतीय आदिवासी पार्टी का जो ये मूवमेंट था आदिवासियों को उठाने के लिए इसमें लग गया। इसी तरह की और कहानी, बहुत सारी कहानियाँ वहाँ पे। वहाँ एक चीज़ देखी मैंने, घर घर में जो है आरएसएस का कोई ना कोई एक आदमी था, लेकिन अभी भारतीय आदिवासी पार्टी आने के कारण वो लोग आरएसएस छोड़ करके भारतीय आदिवासी पार्टी से जुड़ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। अतुल जी, आपको क्या लगता है पूरे देश में, आप राजस्थान में आप कह रहे हैं कि 5 से 15 के बीच में अगर कांग्रेस राजस्थान में सीटें जीत सकती हैं, इसका मतलब है कि भाजपा के जो दावे थे 400 सीट की, उसकी हवा निकल चुकी है, और प्रधानमंत्री के भाषणों में यह फ्रस्ट्रेशन दिख भी रहा है। क्या राजस्थान में लोग भैंस पालते हैं? भैंस भी पालते हैं, बैल भी पालते हैं, तो राजस्थान में गाय भी पालते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया है कहीं कि अगर हम जीतेंगे तो भैंस का बंटवारा होगा, भैंस छीना जाएगा। क्या कहना है आपका इस पे? देखो, जो भाजपा है, मैंने जब हम इनके इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रेटेजी को देखते हैं तो ये बड़ा मतलब आपके जो वोटर है उसकी साइकोलॉजी पर जो है, सीधा साइकोलॉजी पर वार करना चाहते हैं। जनता के मुद्दे के बजाय, जनता के फ़ायदे के बजाय जो जनता की जो साइकोलॉजी होती है उस पर जो है इम्पैक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, एक टाइम पे हमारे राजस्थान में 2 पार्टियां हुआ करती थी, तब जनसंघ का बहुत कम प्रभाव था, एक थी सीपीआई और एक थी कांग्रेस। तो उस समय जो है कांग्रेस वाले जो है सीपीआई के खिलाफ एक भ्रामक प्रचार करते थे कि भाई जो है सीपीआई वाले आ गए हैं, सबकी ज़मीन जो है छीन करके रूस की तरह इसको ज़मीन को, आपकी ज़मीनें छीन करके सरकारी कर देंगे और आपको होटलों में खाना पड़ेगा। अच्छा। तो ये भी प्रचार उसी तरीके का एक भ्रामक प्रचार है। लोग इसको पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि भाई 70 साल से कांग्रेस पार्टी है, अगर उसको करना होता तो पहले भी कर सकती थी, पहले भी भैंसें छीनी जा सकती थी, पहले भी मंगलसूत्र। लेकिन कांग्रेस ने भी तो उसके काट में बयान नहीं दिया कि हम भैंस छीनेंगे नहीं और भैंस देंगे। कम से कम ये तो कहा जा सकता था। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता था। चुनाव में बहुत सारी चीजें भाषणों में होते हैं, जनता के मनोरंजन के लिए भी ऐसा लगता है कही जाती है। बड़े बड़े नेता मनोरंजन का ख्याल रखते हैं। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भले ही फ्रस्ट्रेशन का हो सकता है, लेकिन आम जनता ने इसको मजाक के तौर पर ही लिया है, और आईटी सेल ने तो बहुत ही इसका ये किया है। क्या लगता है आपसे, आखिरी सवाल आज, पूरा भाजपा पूरे देश में कितने सीटें ला सकती है? आपका आकलन क्या कहता है? मेरा जो आकलन है भाजपा का कि नॉर्थ इंडिया से डेफिनेटली भाजपा को नुकसान हो रहा है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाजपा जो है साउथ इंडिया के, जैसे तेलंगाना हो गया, जहाँ उनकी पिछली बार 4 सीट थी, तो मुझे लग रहा है 2 या 3 सीट उनकी बढ़ सकती हैं। इसी तरीके से जो बंगाल का, लेकिन अभी मुझे जो है बंगाल का, जब से ये मोदी जी का एक जो बयान आपने देखा होगा मछली खाने वाला, कि भाई जो मछली खाता है वो हिंदू विरोधी है, तो बड़ा एक जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसको बड़ा बना रही है कि भाई जो है बताइए कि जो है, जबकि बंगाल का तो फेवरेट जो है फूड जो है और मछली, मतलब कि अलग नहीं किया हाँ, उनको अलग नहीं किया सकता। तो अब कितना जो है ममता बनर्जी या उनके जो स्टार प्रचारक हैं, उनके जो भतीजे हैं, वो इसको पूरी तरीके से जो है जनता के बीच लेके जा रहे हैं। अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा
तो जो पहले लग रहा था कि जो है कहीं ना कहीं टीएमसी से ज़्यादा सीटें भाजपा की रहेंगी, तो अब इसमें जो है मुझे डाउट हो रहा है। क्या लगता है कितने सीटें अंततः एनडीए अलायंस लाएगी पूरे देश में? 200, 250, 220? एक अनुमान, आपका अनुमान क्या कहता है? मेरा जो अनुमान है वो एनडीए अलायंस का 250 से 280 के बीच जो है रह सकता है। मतलब जो पिछली बार उनको कम से कम जो है 100 सीट का डेंट इस बार हो सकता है। जो पिछली बार 350 प्लस था उसमें 100 सीट का नुकसान हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुमत से सरकार फिर भी बन जाएगी? हाँ, जो अभी जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है 2 चरणों के चुनाव के आकलन पे आपका कहना है? हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं जो है जोड़ तोड़ की सरकार जो है बन सकती है। मतलब मैं अभी इसमें मुझे संशय है कि अभी कर्नाटक में वोटिंग बाकी है और जो है महाराष्ट्र में वोटिंग बाकी है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक ने पिछली बार जो है इनको जो 70 के आसपास सीटें दी थी। लेकिन जिस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना का जो केस आया है, सेक्स स्कैंडल आया है, और इसके अलावा जो वहाँ सहानुभूति है शरद पवार के लिए, महाराष्ट्र में जो सहानुभूति है शरद पवार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, जिस तरीके से उनकी पार्टीज़ को तोड़ा गया, और बाकी ये तीनों पार्टियाँ मिल जाती है तो उनका वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पिछली बार जहाँ एनडीए की महाराष्ट्र में 41 सीटें थी, हाँ, तो इस बार जो है 48 में से 41 सीटें, 48 में से 41 थी। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी जो है भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। मतलब किसी प्रकार से इस बार उतना मैदान स्पष्ट नहीं है भाजपा के लिए जितना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ। उसमें एक बड़ा रीज़न जो आप देखोगे तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ राजपूत समाज जो है बीजेपी के खिलाफ, जो उनका कोर वोटर है वो बीजेपी के खिलाफ जो है वोट कर रहा है। साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर अतुल मीना को। डॉक्टर अतुल मीना का कहना है कि भाजपा की जो प्रचंड बहुमत की सरकार जिस प्रकार से 2014 और 19 में बनी थी, संभव है 2 चरणों के चुनाव के बाद ऐसा अभी तक लग रहा है कि बहुमत जोड़ तोड़ से एनडीए भले ले आए, लेकिन 5 चरणों में स्थिति और बदल सकती है, भाजपा की हालत और ख़राब हो सकती है। ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव भारत की इस परंपरा को बरकरार रखेगा कि एक सरकार को जनता मैक्सिमम 10 साल दे सकती है। अगर कोई सरकार 10 साल तक भी जनता से किए वादों को पूरा करने में विफल रहेगा, उस सरकार को जनता बदल देगी। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, वो तो 4 जून को पता चलेगा। तब तक के लिए हम अतुल जी को शुक्रिया कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही कीमती वक्त हमारे स्वागत है आपका अम्बेडकर को दिया। ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपके सामने महत्वपूर्ण चीज़ें लाते रहेंगे। आप मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।